हमने बताया था आपको कि 4 इकाई है जिसमें प्रत्येक इकाई में 2-2 लेसन्स हैं। इसमें फर्स्ट इकाई को 2 लेसन्स हम लोग पढ़ लिए हैं। सेकेंड इकाई में पहला लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं लोकतंत्र और विविधता। ये आपका चल रहा है लोकतंत्र और विविधता। एक दिन हम इस पर क्लास लिए थे। हमने आपको बताया था कि पिछले अध्याय में हमने देखा था कि किसी भी देश को सभी लोगों को संग साथ लेकर चलना अति अनिवार्य होता है और सभी को संग साथ लेकर चलने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी होती है। यह हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा था और इस अध्याय में हम उसी की पुनरावृत्ति कर सकते हैं कि कैसे बेल्जियम और श्रीलंका में बेल्जियम ने समझदारी दिखाई तो वहां शांति बहाल हो गया, क्षेत्रीयता और भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो गया। श्रीलंका में भाषा और क्षेत्रीयता के आधार पर जब राज्य का गठन नहीं हुआ, लोगों में विभेद किया गया, तो आज भी वहां जो सो विद्रोह चलते हैं, देश में अशांति है। लेकिन यहाँ हमको ये देखना है कि केवल भाषा और क्षेत्रीयता के आधार पर ही विविधताएं नहीं होती समाज में। बहुत सी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जिससे समाज में विभेद उत्पन्न होते हैं और विभेद उत्पन्न करने वाली अभिव्यक्तियों में शारीरिक गठन, हमने कल लिखा भी था, शारीरिक गठन, धर्म, वर्ग, जाति, लिंग, कबीले आदि के आधार पर भी अंतर मिलता है समाज में और इन सारे अंतरों को संग साथ लेकर चलना ही लोकतंत्र है। अगर इन सारी विविधताओं को, सामाजिक विविधताओं को संग साथ लेकर कोई लोकतंत्र नहीं चलता है तो वह लोकतंत्र सही मामले में लोकतंत्र नहीं है और उस देश में अशांति हमेशा बनी रहेगी। लोगों के बीच में सहयोग की भावना समाप्त हो जाएगी। तो लोकतंत्र का अर्थ ये हुआ कि अगर किसी देश में लोकतंत्र है तो भाषा और क्षेत्र के आधार पर राज्यों के गठन के साथ साथ शारीरिक गठन, धर्म, वर्ग, जाति, लिंग और कबीले के आधार पर जो अंतर है उसमें भी उनको सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। और अगर ये सामंजस्य बैठा लेते हैं तो लोकतंत्र फलीभूत हो जाएगा। इसके लिए हमने 2-3 पॉइंट भी दिया था। एफ्रो अमेरिकन किसको कहते हैं? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था, अश्वेत शक्ति आंदोलन हुआ था और इन्हीं को प्रदर्शित करने के लिए एक शीर्षक दिया था मेक्सिको ओलंपिक की कहानी। 1968 ओलंपिक खेलों का दौर था। उसमें 200 मीटर के दौड़ के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन मेक्सिको में किया गया था। उस समारोह में अमेरिका का धुन बज रहा था, राष्ट्रीय धुन बज रहा था और उसके 3 विजेता थे 200 मीटर दौड़ के। एक स्मिथ, एक कार्लोस, टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस, पीटर नॉर्मन। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस दोनों अफ्रीकन अश्वेत थे, एफ्रो अमेरिकन थे ऐसा कह सकते हैं। और इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। पीटर नॉर्मन श्वेत था, गोरा था और ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था और यह रजत पदक जीता था। अमेरिका में होने वाले रंग भेद नीति का विरोध करने के लिए क्या कहते कार्लोस और स्मिथ ने
केवल मोजा पहनकर बिना जूते का पुरस्कार लेने पहुंच गए, जिसका प्रतीक था कि अश्वेत लोग यहाँ गरीब हैं। फिर कार्लोस जो है गले में काला पट्टी बांधा था, जो काले लोगों का गौरव का प्रतीक था, और जॉन स्मिथ बांधा था, और कार्लोस जो है मोतियों का माला, काले मोतियों का माला पहना था, जो यह प्रतीक था कि कितने काले लोग वहां मारे गए हैं, उसका प्रतीक के रूप में। वे काले दस्ताने पहने थे, उनकी मुट्ठियां भीगी हुई थी और सर नीचे की ओर झुका हुआ था। यह प्रदर्शित करता था कि वे उनके साथ यहाँ बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है। लेकिन पीटर नॉर्मन ने, जो कि गोरा होते हुए भी अपने पीठ पर मानव अधिकार का बीला चिपकाकर वहां प्रस्तुत हुआ, वहां उनका साथ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वह उनके मांग को जायज ठहराते हुए उनका साथ दे रहा था। और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन लोगों ने विरोध किया काले नीति का, जो अमेरिका के आंतरिक मामले थे उसको विश्व के सामने ले आया, जो कि सही तरीका नहीं था। ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ को इसका दोषी ठहराया, उनके पदक छीन लिए गए और उनको ओलंपिक खेलों के अयोग्य करार दे दिया गया। पीटर नॉर्मन, जो कि अंग्रेज ही था, गोरा था, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था, उसको भी 1 वर्ष की सजा मिली कि वह अगले वर्ष ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओलंपिक खेलों में भाग नहीं ले पाया। इतना कुछ होने के बाद भी कम से कम ये तो निश्चित हो गया कि विश्व धरातल पर इन लोगों के प्रदर्शन के कारण एक बहुत बड़ा रंग भेद नीति सामने आया, और यह दिखाया इन लोगों ने कि अमेरिका में काले और गोरों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। हम गरीब हैं, हमें भेदभाव का शिकार बनाया जा रहा है, हमें तरह तरह से सताया जा रहा है। इसका विश्व धरातल पर सामने आया। और जब पीटर नॉर्मन, क्योंकि इनका साथ दिया था पीटर नॉर्मन ने, 2006 में जब उनका डेथ हुआ तो पीटर नॉर्मन के 100 को कंधा देने वालों में कार्लोस और स्मिथ का भी स्थान था। ये भी ऑस्ट्रेलिया जाकर उनके कंधे में उनके 100 को कंधा दिए थे। एक और इनके साथ बाद में एक बहुत बड़ा सम्मान कार्लोस और स्मिथ को मिला कि जिस विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, क्या कहते हैं इसका, सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी। सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी में इन दोनों अश्वेत लोगों ने शिक्षा प्राप्त की थी। और इसी घटना को याद करके 2006 में तो मृत्यु हुई थी पीटर नॉर्मन का। हाँ, हाल में उनका दोनों का मूर्ति बनाकर प्रांगण में, इस यूनिवर्सिटी के प्रांगण में दोनों की मूर्ति स्थापित की गई और उनको सम्मान प्रदर्शित किया गया। इस प्रकार रंग भेद नीति का विरोध किया गया विश्व धरातल के सामने, सारे विश्व के जहां प्रतिनिधि इकट्ठे थे वहां पर। अब हमको पढ़ना है, ये तो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी हम लोग कल ही पढ़ चुके थे, लेकिन फिर थोड़ा सा हम बोल दिए हैं। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी अभी जो आपको पढ़ना है वह शीर्षक है समानताएं, असमानताएं और विभाजन। समानताएं और समानताएं और विभाजन, ये शीर्षक आपको डील करना है आज। तो हम लोगों ने जो ये मैक्सिको ओलंपिक का
कहानी पढ़ा, उसमें अगर हम जाते हैं तो सामाजिक समानता का प्रतीक कार्लोस और स्मिथ है, दोनों काले लोगों से हैं और इन लोगों ने रंग भेद नीति का विरोध किया था। लेकिन पीटर नॉर्मन उनसे अलग थे, असमान थे, दोनों के समानता में नहीं थे। फिर भी इन्होंने इनके मांगों को जायज ठहराते हुए इनका साथ दिया। इस तरह से समानताएं भी होती हैं समाज में और असमानताएं भी होती हैं, लेकिन सारी असमानताएं सामाजिक विभाजन का कारण नहीं बनती, यही इसमें दिखाना है। समाज में समानताएं भी होती है, असमानताएं भी होती है, लेकिन जितनी असमानताएं, समानताएं हैं वो तो अच्छी बात है, सब समान है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सभी का मांग या सभी की आवश्यकताएं एक है, सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन असमानताएं जहां है समाज में, तो असमानताएं भी हर जगह, असमानताएं भी हर जगह विभाजन का कारण नहीं बनती। विभाजन का मतलब बंटवारा का। असमानताएं भी, समाज में व्याप्त असमानता जितना अधिक रहेगा वो उतना ही विभाजन का कारण बनेगा। लेकिन सारी असमानताएं विभाजन का कारण नहीं बनती हैं, यह इस ओलंपिक की कहानी से स्पष्ट होता है। समानता के रूप में कार्लोस और स्मिथ हैं जो विरोध कर रहे हैं, एक मांग कर रहे हैं अपनी एक जाति का, एक समूह का, लेकिन पीटर नॉर्मन उनसे असमान हैं, वे श्वेत में से हैं, फिर भी उनका उन्होंने साथ दिया, यानी कि असमानताओं ने भी उनका साथ दिया। इसका मतलब कि असमानताएं तो रहता ही है, तो समानता तो अच्छी बात है समाज के लिए, लेकिन असमानताएं, सारी असमानताएं समाज के विभाजन का कारण नहीं बनती हैं, यही इसमें दिखाया गया है। यानी कि सारे जो इसमें बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण से भी आप देख सकते हैं कि केवल हम रंग भेद के आधार पर ही असमानताएं नहीं ढूंढ सकते। बेल्जियम और श्रीलंका का ध्यान दीजिए, बेल्जियम में क्षेत्रीयता और भाषा के अंतर के आधार पर राज्यों का गठन किया गया और समानता स्थापित की गई एक दूसरे को समझ कर। श्रीलंका में भाषा और क्षेत्रीयता के आधार पर राज्य का गठन नहीं हो पाया, वहां अशांति फैली। माने कि असमानताएं बेल्जियम में भी थी और श्रीलंका में भी थी, लेकिन बेल्जियम की असमानताएं लोगों की समझदारी के कारण समानता में बदल गया और श्रीलंका की असमानताएं असमानता ही बनी रह गई। तो असमानताएं जो होती हैं वो विभाजन का कारण तो बनती हैं, लेकिन सारी असमानताएं विभाजन का कारण नहीं बनती। अगला शीर्षक इसी में दिया है, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। अगला शीर्षक के रूप में सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। अब ध्यान से देखिए कि सामाजिक भेदभाव आखिर उत्पन्न कैसे होते हैं। शीर्षक यही बताना चाह रहा है कि सामाजिक विविधताएं आती हैं, भेदभाव होता है समाज में, तो आखिर सामाजिक भेदभाव या असमानताएं कैसे उत्पन्न होती है। तो सबसे पहला ये कहता है कि जन्म के आधार पर उत्पत्ति होती है सामाजिक भेदभाव। पहला है जन्म के आधार। जन्म के आधार पर सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति हो जाती है। इसमें कहना यह है कि भाई कोई भी व्यक्ति जिसको कि जन्म पर, अपने जन्म पर कोई अधिकार नहीं होता है, वह जिस जाति, जिस धर्म वाले या जिस समुदाय में उसका जन्म होता है वह उसी का होकर रहता है। अगर कोई ईसाई धर्म में जन्म लेता है तो उसका धर्म ईसाई हो जाता है, वह उसी सिद्धांत को मानने लगता है, वो ईसाई समुदाय का बन जाता है। तो उसी तरह से जन्म के आधार पर भेदभाव उत्पन्न होते हैं। आदमी जिस समुदाय में, जिस सामाजिक वातावरण में, जिस धर्मावलंबी के यहाँ वो जन्म लेता है, वह उसी के आधार पर उसको माना जाता है और जन्म के आधार पर उसको सामाजिक भेदभाव
मिल जाते हैं अपने आप। तो जन्म के आधार पर सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन यहाँ कहना यह है कि केवल जन्म के आधार पर ही सामाजिक भेदभाव उत्पन्न नहीं होते, आपके मन स्थिति के आधार पर भी सामाजिक भेदभाव उत्पन्न हो सकते हैं। मानव के मन पर भी निर्भर करता है, मन स्थिति के आधार पर भी सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होता है। मन स्थिति का मतलब होता है पसंद क्या, चुनाव या पसंद। इसको दूसरा शीर्षक दे सकते हैं, चुनाव या पसंद के आधार पर भी भेदभाव उत्पन्न होता है। इसके लिए आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जब वयस्क हो जाता है तो वह माता पिता से अलग दूसरे धर्म को भी मान सकता है, दूसरे समुदाय के सिद्धांतों को भी मान सकता है। उसी तरह से छात्र जीवन में लोग जब बड़े हो जाते हैं तो अपने मन के अनुसार लोग अपना विभाजन तय करते हैं कि हम क्लर्क बनेंगे, हम क्या कहते हैं अफसर बनेंगे, तो इंजीनियर बनेंगे, तो डॉक्टर बनेंगे, तो और दूसरे कलाओं को चुनते हैं। तो चुनाव के आधार पर भी सामाजिक भेदभाव बनते चले जाते हैं। तो जन्म के आधार पर, चुनाव या पसंद के आधार पर सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होते हैं। इसमें हमने पहले ही बता दिया था आपको कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है। सामाजिक विभिन्नताएं तो उत्पन्न होती हैं कई कारणों से, जन्म से, चुनाव या पसंद से, और भी कई कारणों से, रंग से, जाति से, धर्म से, कई तरह से ऊपर बताए हैं। सबसे सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन सारी सामाजिक विभिन्नताएं समाज के विरोध के लिए, अंतर के लिए जिम्मेवार नहीं होती। जो सामाजिक भेदभाव है वो सामाजिक भेदभाव विभिन्नता का माने अंतर का, कलह का कारण नहीं बनते सारे के सारे। कुछ तो सहायता करते हैं, सामाजिक विभिन्नताएं बहुत सारे हैं जो बंटवारे का कारण नहीं बनते हैं, कुछ बनते हैं कुछ नहीं बनते। तो कौन से कारण बनते हैं बंटवारे का और कौन सा नहीं बनते? अगर कोई सामाजिक विभिन्नताएं दूसरे अन्य विभिन्नताओं से बहुत ऊपर उठ जाता है तो वहां सामाजिक विभिन्नता का कारण बन जाता है आपका इस तरह की असमानता है। और जहां ऐसा नहीं होता वो विभाजन का कारण नहीं बनता। जैसे कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेत को देखा, श्वेत और अश्वेत। देखिए अमेरिका में रहने वाले दो वर्ग के लोग हैं, ये रंग भेद नीति इसी को कहते हैं। ये गोरे लोग हैं और ये काले लोग हैं। ये अफ्रो अमेरिकन है और ये अमेरिकन है साफ साफ। तो कहने का मतलब है कि वहां जो अश्वेत लोग हैं, काले लोग हैं, ये गरीब हैं। काले होने के साथ साथ गरीब हैं, अशिक्षित हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, रहने का स्थान नहीं है, ये आदि इनकी समस्याएं हैं। और श्वेत लोग जो गोरे लोग हैं ये धनी हैं, शिक्षित हैं और ये अच्छे मकानों में रहते हैं। ये अंतर है दोनों में। रंग के साथ साथ ये सब भी अंतर है जिसके कारण इन दोनों के बीच में टकराव होते रहते हैं। अगर केवल रंग का अंतर रहता और ये गरीबी या शिक्षा, झोपड़ी ये सब का अंतर नहीं रहता
हो सकता है, उनमें इतनी ज्यादा अंतर और विभाजन नहीं होता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सारे जो सामाजिक भेदभाव हैं वो सामाजिक अंतर का कारण नहीं बनते हैं, कुछ बनते हैं, कुछ नहीं भी बनते हैं। जैसे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का जो भेदभाव है सामाजिक अंतर का कारण बन गया है। वहां विद्रोह होते रहते हैं, नागरिक अधिकार आपने देखा था, शक्ति आंदोलन आपने देखा, 2 आंदोलन उसमें हुए थे। अच्छा, साथ में ये भी है कि कभी कभी ये भी होता है कि अगर एक ही धर्म मानने वाले लोग हों, ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म मानने वाले लोगों में असमानताएं नहीं हो सकती। एक ही धर्म मानने वाले लोगों में असमानताएं भी हो सकती हैं और समानताएं भी हो सकती हैं। एक ही धर्म को लोग मानते हैं, लेकिन इनके बीच जाति और वर्ग के आधार पर अंतर होता है। आप अपने ही देश में उदाहरण लीजिए ना, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म मानने वाले सभी हैं। यहाँ ब्राह्मण भी हिंदू धर्म मानता है, राजपूत भी हिंदू धर्म मानता है, वैश्य बनिया भी हिंदू धर्म मानता है, हरिजन चमार गोंड ये भी हिंदू धर्म को मानते हैं। सारे लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन सबकी जाति और वर्ग अलग अलग है। और एक धर्म को मानते हुए भी उनके बीच में समानता स्थापित नहीं हो पाती है, क्योंकि जाति और वर्ग के आधार पर अलग अलग है। लोग सोचने लगते हैं अरे ये तो हरिजन है, ये तो बनिया है, ये बाबू साहब राजपूत है, ये ब्राह्मण है। तो एक ही धर्म मानने वाले लोगों में जाति वर्ग आदि के आधार पर असमानताएं हो सकती है। समझ में आ गया? और कभी कभी अलग अलग जाति और वर्ग वालों में धर्म के आधार पर समानता भी स्थापित हो जाता है। उलट के देख सकते हैं, एक ही धर्म को मानने वाले अलग अलग जाति और वर्ग के लोग रहेंगे तो उनमें समानता भी स्थापित हो जाती है। यहां पर दे रहा है कि एक ही परिवार में अमीर और गरीब ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते। हिंदू परिवार है, एक ही जाति का हिंदू है, मान ले कोई बनिया वर्ग है या हरिजन वर्ग है, तो उनमें भी समानता नहीं रह पाती है, क्योंकि उसमें गरीबी और अमीरी का अंतर आ जाता है। गरीब लोग अपना ढंग से सोचने लगते हैं, अमीर लोग अपने ढंग से सोचने लगते हैं। तो कहने का मतलब एक ही धर्म वाले लोगों में भी असमानता हो सकती है जाति और वर्ग के आधार पर, और अलग अलग जाति और वर्ग वालों में भी धर्म के आधार पर समानता हो सकती है। तो समानताएं और असमानताएं समाज में बड़ा ही, उसको विभेद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी आप अंतर नहीं कर पाओगे। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव, अगला शीर्षक है आपको। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव, इस शीर्षक को ध्यान दीजिए। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। अभी आपने विभिन्नता देखा और समानता भी देखा। समाज में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, बहुत सारे ऐसे सामाजिक विभेद हैं जिसके कारण समाज में भिन्नता उत्पन्न होती है। तो इन भिन्नताओं में सामंजस्य भी हो सकता है और टकराव भी हो सकता है। तो भिन्नताओं में सामंजस्य माने कि भिन्नताएं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनमें सामंजस्य भी स्थापित हो सकता है। भिन्नताएं देखने में लग रहा है दूर से कि उनमें भिन्नता है, अलग अलग है, लेकिन एक साथ मिलकर एक उद्देश्य को लेकर वो एक साथ रह सकते हैं। और कभी कभी साधारण सी भिन्नता भी टकराव का कारण बन सकती है। यही इसमें आपको देखना है। ये कह रहा है कि सामाजिक विभाजन तब होता है
जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अनेक विभिन्नताओं से ऊपर उठ जाते हैं। तो बड़े प्रकार वही अमेरिका का दे रहा है श्वेत और अश्वेत का, कि अन्य विभाजनों से ये ऊपर उठ गया था, इसलिए वहां भेदभाव का कारण बना, सामाजिक भेदभाव का कारण बना। भारत में भी दे रहा है कि हमारे देश में भी दलित आम तौर पर, दलित माने वही नीचे जाति के लोग, गरीब और भूमिहीन हैं, इन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है, जिस तरह से अश्वेतों को होना पड़ता है अमेरिका में। और इस तरह से ये सामाजिक विभाजन का कारण बन जाते हैं भारत जैसे बड़े देशों में। थोड़ा सा इसमें अगर एक ही सामाजिक असमानताएं कई समूह में मौजूद हों, कई समूह होते हैं, सामाजिक अंतर है और वह अंतर कई समूह में विद्यमान है, तो उनमें ज्यादा बंटवारा का कारण, टकराव का कारण नहीं बन पाता। लोग अपने से बाहर हटकर भी समानता ढूंढने लगते हैं। मैं एक उदाहरण दिया है उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का, ध्यान से देखिए। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ईसाई बाहुल देश है, दोनों ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन इस ईसाई धर्म में दो संप्रदाय हैं, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्मावलंबी और कैथोलिक ईसाई धर्मावलंबी, दो संप्रदाय में बटे हुए हैं। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। वहां का कैथोलिक समुदाय, यानी कि उत्तरी आयरलैंड में ज्यादा कैथोलिक समुदाय के लोग जो रहते हैं, दोनों समुदाय के दोनों क्षेत्र में रहते हैं, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों में। तो उत्तरी आयरलैंड में जो कैथोलिक समुदाय के लोग हैं वो गरीब हैं। लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता आ रहा है, लेकिन नीदरलैंड में दोनों वर्ग जो है, यानी धर्म तो एक ही है, वर्ग अलग है, एक कैथोलिक है और एक प्रोटेस्टेंट है। तो उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक लोग गरीब हैं, प्रोटेस्टेंट लोग धनी हैं, तो वहां पर कैथोलिक के साथ अन्याय होते आ रहा है। जबकि नीदरलैंड में धर्म तो एक ही है ईसाई, लेकिन वर्ग दो है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। वहां दोनों में गरीब और अमीर दोनों वर्गों में है, तो वहां उतना टकराव नहीं हो पाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आयरलैंड और नीदरलैंड दो देश हैं, आयरलैंड और नीदरलैंड, दोनों ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन ईसाई धर्म में यहां दो वर्ग है, एक है प्रोटेस्टेंट और एक है कैथोलिक। और ये दोनों वर्ग के लोग आयरलैंड में भी रहते हैं और नीदरलैंड में भी रहते हैं। आयरलैंड में क्या है कि ये प्रोटेस्टेंट वाले धनी हैं और कैथोलिक वाले गरीब हैं। तो कैथोलिकों के साथ प्रोटेस्टेंट लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, जैसे अश्वेत के साथ श्वेत लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, इनको दबाते रहते हैं, इनका अवशोषण होता रहता है। तो वहां विरोध होते रहते हैं। आयरलैंड में शांति स्थापित नहीं है, वहां विरोध हो रहा है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में एक दूसरे का विरोध करते हैं, अशांति फैला हुआ है। लेकिन नीदरलैंड में भी ईसाई धर्म माना जाता है और ये दोनों संप्रदाय के लोग रहते हैं, दोनों वर्ग के लोग, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। लेकिन आयरलैंड के विपरीत नीदरलैंड में रहने वाले दोनों वर्गों में कुछ लोग धनी हैं, कुछ लोग गरीब हैं, दोनों में धनी गरीब है। और इसमें केवल प्रोटेस्टेंट लोग धनी हैं और कैथोलिक लोग गरीब हैं, तो विरोध होता है। और यहाँ दोनों में धनी और गरीब है, तो विरोध नहीं हो पाता है, सामाजिक समानता स्थापित हो जाती है।
तो कभी कभी जो भिन्नता होती है, देखिए इसमें यहां भी भिन्नता है लेकिन इनमें समानता स्थापित है, यहां भी भिन्नता है लेकिन इनमें सामाजिक समानता स्थापित नहीं है। कहने का मतलब कुछ सामाजिक असमानताएं सामंजस्य का कारण भी बनती हैं, माने कि एक साथ मिलकर रहने लगते हैं लोग, और कुछ सामाजिक अंतर जो होता है वो भिन्नता का कारण बन जाता है, टकराव का कारण बन जाता है। इसमें एक और उदाहरण दिया है, स्वीडन, जर्मनी और स्वीडन जैसे देश जो समरूप समाज के देश हैं, छोटे छोटे देश हैं जर्मनी और स्वीडन, यहाँ एक ही संप्रदाय के लोग ज्यादा रहते हैं शुरू से ही, यानी एक ही तरह की संस्कृति उनके बीच पलती है, जर्मनी और स्वीडन। लेकिन वहां भी क्योंकि विदेशों से बाहरी लोग, दूसरे दूसरे देशों से वहां जाकर जो बसे हैं वो अपने साथ अपनी संस्कृति और भाषा को लेके चले गए, और जो लोग एक संस्कृति और भाषा वाले हैं उनमें एकता कायम हो गया। नतीजा ये हुआ कि वहां भी विरोध हो रहा है, सामाजिक विभेद उत्पन्न हो गया। शुरू में वहां नहीं था, छोटा छोटा देश है जर्मनी और स्वीडन, वहां एक ही संप्रदाय के, एक ही संस्कृति के लोग रहते थे, लेकिन उनकी समानता आज असमानता में बदल गई है विदेशी लोगों के कारण। विदेशी लोग वहां जाके रहने लगे, अपनी संस्कृति, अपनी रहन सहन, अपनी भाषा को लेके गए और एकजुटता अपना स्थापित किया और वहां विभेद उत्पन्न हो गया। तो सामाजिक विभेद कैसे उत्पन्न होते हैं, उनमें कैसे सामंजस्य स्थापित होता है और कैसे टकराव होता है, ये हम लोगों ने देखा। अब कल हम लोग देखेंगे सामाजिक विभाजनों की राजनीति, सामाजिक विभाजन पर कैसे राजनीति काम करती है। इसमें एक ब्लॉक में दिया है बुल्गारिया, रोमानिया या भारत, इसकी कहानी भी पढ़ेंगे हम लोग। अब कल हम लोग इसमें आगे चलेंगे।